दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टूलर में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं। टॉपिक हमारा तो वही है, पुराना वेव, लेकिन उसी में लेक्चर नंबर 7। तो आज हम फिर से उसके आगे का जो पार्ट पढ़ेंगे। हमने जो वेव के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ वेव के बारे में। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव। तो इसमें देखें एक सबसे पहले समझे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव, तो ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या रहता है कि पार्टिकल और वेव दोनों परपेंडिकुलर वेव चलते हैं। मतलब यदि वेव आगे की ओर चल रही है तो पार्टिकल हमेशा ऊपर नीचे चलते हैं। मतलब एक पार्ट चल रहा है सामने की ओर और एक चल रहा है ऊपर नीचे, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हुए। ठीक है, पार्टिकल चल रहा है ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, और वेव चल रही है आगे की ओर। तो इसको बोलते हैं कि जब पार्टिकल आर मूविंग जस्ट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, यानी मैं आपको एक वेव का इस तरह का ग्राफ बता रहा हूँ। ये पार्टिकल की मूवमेंट है, ये पार्टिकल की मूवमेंट। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये है वेव की डायरेक्शन। यानी ये है वेव की डायरेक्शन। वेव बोलो या एनर्जी बोलो कि वेव एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है या मोमेंटम है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट है। ये जो है पार्टिकल मूवमेंट। तो जब पार्टिकल का मोशन वेव के परपेंडिकुलर होता है तो उसके हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। तो सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन the direction of the particles just opposite, just perpendicular to the wave direction, it is called transverse wave। ठीक है, अब जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें एक बात समझ लो। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई रोप में बना सकते हैं इसे, है ना। कोई रस्सी में बना दो, या कोई स्ट्रिंग में बना दो, या कोई वायर में बना दो, इस टाइप का। अब जब हम कोई ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं तो रस्सी क्या चलती है, ऊपर नीचे चलती है। तो हम मान लेते हैं हमने रस्सी का एक जो यहाँ पर पूरा एक एंड को बांध दिया। ठीक है, और एक रस्सी को हमने एक झटका दिया, यानी एक बम्प बनाया उसमें। जैसे ही एक बम्प बनाओगे तो ये बम्प क्या होगा, ये आगे की ओर चलने लगेगा। ठीक है, तो जब ये बम्प या पल्स जब आगे चलती है, ध्यान देना यहाँ पर, ये पल्स आगे चलने लगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ, यदि यहाँ पर हमने एक पतली रस्सी ली है, बिल्कुल एक थिन रोप है। ठीक है, थिन रोप, और यहाँ पर हमने क्या लिए, एक दूसरी और रस्सी ली है, लेकिन वो पहले के कंपैरिजन में कैसी है, मोटी है। देखिए, मतलब ये वाली जो वेव है यहाँ पर, ये काफी मोटी रस्सी है। आप समझ जाएंगे यहाँ पर, ये पूरी ही मोटी की रस्सी है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें से जो दोनों में से कौन सी जो वेव स्पीड से चलेगी, कौन सी रस्सी में चलेगी तेज। यानी ये जो पतली रस्सी में तेज चलेगी या मोटी रस्सी में तेज चलेगी। बिल्कुल ऑब्वियस मैटर है फ्रेंड्स, आपको भी अंदाजा होगा कि पतली रस्सी में जो है वेव स्पीड से चलेगी, यानी फास्ट वेव चलेगी। फास्ट में वेव जो है इसमें फास्ट चलेगी, वेव फास्ट चलती है। ठीक है, और जो इसमें जो है वेव कैसी चलती है, वेव मोटी रस्सी में स्लो चलती है। ठीक, तो इस वेव स्लो चलती है। इसका मतलब एक तो तय हुआ कि जो वेव है, वेव की स्पीड जो है, यानी स्पीड ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी मोटी रस्सी में जितना ज़्यादा मास होगा स्पीड उसकी उतनी कम हो जाएगी, और जितनी मास कम होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। पहला तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि दूसरा, एक हमने एक रस्सी, पतली रस्सी है या कोई भी एक रस्सी है, उसके हमने दोनों एंड को अच्छी तरह से बांध दिया। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से हमने बांध दिया,
और एक और रस्सी है, उसको हमने अच्छी तरह से ना बांध कर हमने उसको ढीले से छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यदि इसमें हम एक जैसे ही बीच वाले हिस्से को जैसे ऊपर करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या चलने लगी, वेव बनने लगी। ठीक है, लेकिन जो ये ढीली रस्सी बंधी हुई है, इसमें बहुत स्लोली वेव चल सकती है या ना भी चले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है वो स्पीड डिपेंड टू द टेंशन ऑफ वायर। तो वायर के टेंशन पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा टेंशन उतनी ज़्यादा स्पीड, यानी स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम टेंशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, टी। ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू टेंशन, ठीक है, और डिवाइड बाय मास। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, पहले अभी इसको लिख लेते हैं, बाद में हम इसको ड्राइव करेंगे। तो स्पीड यानी v प्रोपोर्शनल टू t अपॉन म्यू। चलिए, अब ये म्यू क्या है ये देखना है अपने को। पहले तो t यानी इस v क्या है, स्पीड है। ठीक है, स्पीड ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन। ठीक है, और टी क्या है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, कितना है, टेंशन ऑफ वायर या जो भी है। और म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास पर यूनिट लेंथ जितना ज़्यादा होता है स्पीड कम हो जाती है, टेंशन जितना ज़्यादा होता है स्पीड उतनी बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन यू। ठीक है, और ये किससे आया ये हम अभी देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस फार्मूले को ट्राई करने के लिए सबसे पहले एक रोप का हमें मान लेते हैं कि एक हमने ये पल्स बनाया, एक ये पल्स। या तो हम एक पूरी रोप की वेव को भी ले सकते हैं, यानी इस तरह की वेव को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और या तो एक छोटा सा पल्स ले सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक इसका भी एक छोटा सा हिस्सा एज्यूम कर लेते हैं, छोटा सा हिस्सा, चाहे आप पूरी रोप बना रहे हैं तब भी इसका एक छोटा सा हिस्सा एज्यूम कर सकते हैं ना। तो मैं इस छोटे से हिस्से को, जिसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं डी एल, ठीक है, कितनी लेंथ है, डी एल, इसको हम एक बड़े रूप में बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये मैंने एक बड़े रूप में बना लिया इसको। ठीक है, डी एल लेंथ का एक छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, है ना। अब जो डी एल है, अब ये समझना थोड़ा एक बात, जो डी एल है, जब वेव आगे बढ़ती है, तो वेव आगे बढ़ती है तो ये हम मान लेते हैं कि ये जो स्पीड है वेव की स्पीड है। ठीक है, ये वेव की स्पीड है, वेव स्पीड भी मान लो यहाँ पर। ठीक है, इस तरफ भी स्पीड है, तो यहाँ पर भी वेव की जो स्पीड होगी ये इस तरफ होगी v। ठीक, लेकिन एक बात तो ये है कि जब वेव आगे बढ़ती है तो क्या ये dl की स्पीड क्या होगी, dl की कोई स्पीड हो सकती है क्या, नहीं। dl कभी भी, यानी पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता, वेव आगे बढ़ती है। यानी कोई रस्सी है, ये रस्सी को यदि हम मूव कर रहे हैं तो रस्सी में वेव आगे बढ़ रही है, लेकिन पार्टिकल तो जहाँ की वहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो वेव है, एक्चुअल में वेव आगे बढ़ती, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये हम लोग कब देखते हैं, जब हम ग्राउंड से देख रहे हो। तो ग्राउंड से यदि एनालाइज करते हैं, ठीक है, यदि हम ग्राउंड से एनालाइज करते हैं तो वेव आगे बढ़ती है, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता। लेकिन यदि हम वेव से देखें, यदि हम वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, वेव के फ्रेम से एनालाइज करना, ठीक है, एनालाइज द वेव
फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेव, यानी वेव के फ्रेम से आप यदि एनालाइज करो तो जब वेव आगे बढ़ती है तो हमको ऐसा लगता है यानी कि जो वेव आगे बढ़ रही है तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो डीएल है ये पीछे जा रहा है। मतलब समझना कि जब दो ट्रेनें खड़ी रहती है ना और एक ट्रेन अचानक मूव करने लगती है तो एक ट्रेन जो मूव कर रही है उसको ये लगता है कि जो खड़ी वाली ट्रेन है वो पीछे की ओर मूव कर रही है, समझ। तो ऐसे ही जब वेव आगे बढ़ती है तो ये जो डीएल वाला जो पार्टिकल है उसको ऐसा लगता है ये पीछे की ओर मूव कर रहा है। मतलब ये डीएल की स्पीड पीछे की ओर कितनी हो गई होगी, वी। ये वी स्पीड से पीछे चल रही है, ठीक है, ये याद हो गया। वेव जब आगे बढ़ती है तब यदि वेव के फ्रेम से यदि हम देखेंगे डीएल को तो डीएल ऐसा लगता है पीछे की ओर मूव कर रहा है। अब मतलब ये मूव कर रहा है, मोशन में आ गया, ठीक है, हम ये इमेजिन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अब यदि हम ये मान के चल रहे हैं ये छोटा सा जो पार्ट है डीएल है ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन यदि कर रहा है तो देखो यहाँ पर इस तरफ हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक टेंशन है, हम ये मान के चलते हैं ये टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन टी है। अच्छा, ऐसा क्यों? यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, एक सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा एक हमें चाहिए, एक फोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्स, तो ये सेंट्रीपेटल जो फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, टुवर्ड द सेंटर लगता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आएगा, मान के चल रहे हैं कि ये जो है टेंशन टी जो है यहाँ पर वायर में दोनों तरफ लग रहा है। अच्छा, पहली बात तो एक बात समझ लो कि यहाँ पर हमने एज्यूम की दोनों जगह जो टेंशन टी लग रहा सेम है। वैसे एक्चुअल में जो टेंशन जो दो किसी भी स्ट्रिंग में हर जगह एक समान नहीं होता है, इट इज़ नॉट इक्वल टू एवरी वायर। क्योंकि क्या रहता है, जब वेव आगे बढ़ती है तो सामने की ओर टेंशन अधिक होता है, पीछे की ओर कम होता है। लेकिन और एक बात ये है कि ये टेंशन तब भी समान हो सकता है जब हर जगह ये मास लेस हो, बिल्कुल एक लाइट हो, इसका वेट लाइट हो, कम से कम हो, तो भी टेंशन लेस यानी इक्वल होता है। लेकिन हम छोटे से पार्ट डीएल के लिए यदि बात कर रहे हैं तो हम सब जगह इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लिए कि दोनों जगह टेंशन सेम है। ये मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर होगा, तो ये ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके हम दो हिस्से कर लेते हैं, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये नीचे की हिस्सा हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं, ठीक है। ये यदि मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है हमने इसको थीटा मान लिए और इस एंगल को भी थीटा मान लिया, इसको भी थीटा मान सकते हैं। और यदि ये दोनों इक्वल थीटा हो जाएगा, ये भी इक्वल थीटा हो जाएगा, है ना, ये थीटा है। और आपको पता है कि रेडियस हमेशा जो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये अगेन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये अगेन कितना हो जाएगा, थीटा। यदि ये थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझने यहाँ पर, ये टी कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे हम यदि करें तो दोबारा हम यहाँ पर नीचे की ओर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, और यहाँ पर भी कितना जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो है ऊपर की ओर यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये टी साइन थीटा बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों टी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। टी कॉस थीटा ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों टी साइन थीटा तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब इसमें जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पर, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, 2 टी साइन थीटा, ये दोनों मिलकर दे रहे हैं, ठीक है।
तो अपना ये यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, 2t साइन थीटा। अब 2t जो साइन थीटा है और टी कॉस थीटा चूंकि कैंसिल हो चुके हैं ना, टी कॉस थीटा क्या है, कैंसिल हो चुके, कैंसिल ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। अब ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है कितना हमेशा, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ये आपका mv² डिवाइड बाय आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, सबसे पहले ये समझो यहाँ पर कि ये जो पूरी डिस्टेंस है, यानी ये जो आर्क की डिस्टेंस है, ये कितनी अपन ने माने dl, ठीक है, ये कितनी dl, रेडियस कितनी है r, और यहाँ पर टोटल एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 2 थीटा, है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, है ना। तो इस बार एंगल यहाँ पर देखो थीटा, और थीटा कितना हो गया 2 थीटा, ठीक है, और आर्क की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो dl, और रेडियस कितनी r, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, dl बराबर से r2 थीटा, ठीक है, ये dl की लेंथ है। अच्छा, नेक्स्ट मैटर यहाँ पर हम लोग ने क्या, यहाँ पर d, यहाँ पर मास लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग ने जो छोटा सा मास है, यहाँ पर मास बहुत कम है, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, मास हम लोग इसको dm मान सकते हैं ना, बहुत छोटा मास है, तो इसका मास हमने कितना मान लिया, dm, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स या टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, dm v² डिवाइड बाय r। तो ये dm की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखो एक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है, म्यू इज इक्वल टू, है ना, म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए टोटल मास डिवाइड बाय dl, ठीक है, तो इस तरह से मास पर यूनिट लेंथ निकल जाता है। तो यहाँ पर dm, सॉरी, तो dm बराबर से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू dl, ठीक है। अब dl की वैल्यू है कितनी हमारे पास, dl की वैल्यू है तुम्हारे पास r इंटू डी एल, सॉरी r इंटू डी थीटा, सॉरी थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर है, तो r इंटू 2 थीटा, ठीक है, ये इसकी dl की लेंथ है, ये किसके बराबर है, dm के बराबर, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर हम dm की वैल्यू रख सकते हैं, तो tc इज इक्वल टू म्यू टू r और थीटा, और मल्टीप्लाई में कितना, v² डिवाइड बाय कितना है r, ठीक है, तो ये r से r तो कट गया, तो tc बराबर से आपके पास बचा 2 म्यू थीटा इंटू v², ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो साइन थीटा यानी एंगल बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा को थीटा के इक्वल ले लेते हैं ना, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, तो साइन थीटा को हम लोग किसके इक्वल मान सकते हैं, थीटा के इक्वल मान सकते हैं, तो टीसी बराबर से 2t थीटा। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 न्यू थीटा भी इसका यहाँ पर है 2t थीटा, तो इस दोनों को बराबर रखें, ठीक है, इक्वेट कर दें, तो 2 म्यू थीटा v² बराबर से 2t थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा देखें, थीटा से थीटा चला गया, ठीक है, 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पर बचा म्यू v² बराबर से यहाँ पर बचा t, तो v² बराबर से बचा t अपॉन म्यू, और v बराबर से कितना आ गया, √t अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू √t अपॉन म्यू, जहाँ पर म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला है, ठीक है। चलो दोस्तों, एक अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, एक स्ट्रिंग यहाँ पर हैंग है, एक पुली दी गई है, ये एक स्ट्रिंग एक पुली पर लगी हुई है, ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है ये एक दूसरी पुली पर है, ठीक है,
और ये यहाँ पर इस तरह से, ये यहाँ पर ये जो है इस पर एक वेट लटका हुआ है और एक वेट यहाँ लटका हुआ है और ये बोला गया है कि ये जो दोनों पुली है वो सेम मटेरियल की बनी है और ये जो दोनों स्ट्रिंग है वो सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन की बनी है। ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रिंग को हम लोग मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी और डी। ठीक है, बोला गया है ये सेम मटेरियल की बनी है, सेम मटेरियल की बनी है और सेम क्रॉस सेक्शन की बनी है, सेम क्रॉस सेक्शन की बनी है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मास पर यूनिट लेंथ होगी दोनों की सेम होगी। ठीक है, और ये बोला गया है कि मान लेते हैं कि एवी में जो वेव की जो स्पीड है, वेव स्पीड है वो मान लेते हैं v1 है और CD में जो वेव स्पीड है कितनी v2 है। तो आपको ये पूछा गया है कि v1 अपॉन v2 कितना होगा। ठीक है, चलिए इसके चार ऑप्शन मान लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2/1, तीसरा ऑप्शन है 1/√2 और चौथा ऑप्शन है √2/1। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं क्या होगा। तो देखो ये वाला जो यहाँ पर वेट लटका हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर टेंशन कितना T है, यही वाली स्ट्रिंग यहाँ पर आई है तो इसका मतलब यहाँ पर भी वेट टेंशन कितना T है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन थोड़ी बदलेगा। तो इसमें AB वाली जो स्ट्रिंग है, AB वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन कितना है वो T है। ठीक है, अब देखो CD पर ये आप ध्यान दो, यहाँ पर CD ये जो दूसरी स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये दोनों ऊपर खींच रही है तो इसका मतलब है कि इसमें कितना लग रहा हुआ 2T। ठीक है, तो यदि 2T लग रहा है इसका मतलब है कि CD वाली स्ट्रिंग पर जो टेंशन लग रहा है वो लग रहा है 2T। ठीक है, तो पहली वाली स्ट्रिंग की स्पीड कितनी है v1 है, तो यहाँ पर अंडर रूट फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट फार्मूला होगा यहाँ पर T/μ और CD पर कितना स्पीड होगी, वो होगी 2T/μ। ठीक है, यदि हम v1/v2 निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर T/μ यहाँ पर अंडर रूट डिवाइड कर रहे हैं 2T/μ, म्यू से म्यू कट जाएगा, T से T कट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 1/√2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत इजी सवाल था फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन में आपको दो स्ट्रिंग दी गई है A और B। ठीक है, और ये बोला गया है कि दोनों स्ट्रिंग जो है सेम मटेरियल की बनी है। ठीक है, सेम मटेरियल की बनी है, दोनों की जो डेंसिटी है वो सेम है, डेंसिटी भी सेम है। ठीक है, सेम मटेरियल भी है, सेम डेंसिटी भी है, लेकिन रेडियस ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सेकंड स्ट्रिंग, ये दिया गया है। मतलब फर्स्ट की जो रेडियस है वो 2 टाइम्स है सेकंड की रेडियस से, ये आपका दिया गया है। और ये बोला गया है कि बोथ द स्ट्रिंग स्ट्रेच टू द सेम टेंशन, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेच किया गया है वो सेम टेंशन तक इसमें स्ट्रेच किया गया है, स्ट्रेच टू द सेम टेंशन, मतलब टेंशन दोनों का सेम है। ठीक है, तो सेम मटेरियल है, सेम डेंसिटी है, सेम वॉल्यूम भी है ना, इसका वॉल्यूम भी क्या है, सेम है, सेम वॉल्यूम है। चलो, तो सेम मटेरियल, सेम वॉल्यूम, सेम डेंसिटी यदि होगी तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पर निश्चित रूप से इनका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, मतलब सेम, मास भी सेम ही होगा, क्योंकि मास यानी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी भी सेम होगी। जब मास वॉल्यूम सेम है तो सेम डेंस है ना, तो मास भी सेम है, यानी इसका जो सेम मास है। ठीक है, अब रेडियस इसकी ट्वाइस दी गई है। अब समझ लें यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग जो ए है ये इस तरह से दी गई है ना, ये ए स्ट्रिंग है,
और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो पतली है, ठीक है। अब ये बी स्ट्रिंग है। अब जब बोला गया है कि इसकी लेंथ अपन ने मान ली एल, ठीक है, और अब एक बात बताओ, जब इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, वॉल्यूम बराबर से एक सिलेंडर ही तो है, पाई, इसकी रेडियस अपन ने आर मान लिया, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर एल है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर एल है और ये इससे ट्वाइस है, तो इसका मतलब है कि 2r का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब ये जो b वाला वॉल्यूम है, हम यहाँ पर a और यहाँ पर b निकाल रहे थे, तो यहाँ पर 4 यानी पाई आर स्क्वायर। देखो अब यदि दोनों का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम बराबर करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, लेंथ इसकी 4 टाइम रखना पड़ेगा, है ना, तभी तो आएगी। वैसे भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो वी ए इज इक्वल टू, यदि वी बी करना है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर यदि अपन ने मान लेते हैं h1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको अपन 2r लेते हैं, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर h2 लेते हैं, तो यहाँ पर निकल ही जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा, 4h1 बराबर से यहाँ पर h2, यहाँ पर जो हाइट है h2 जो है h1 से 4 टाइम्स ही आएगी, है ना, यानी यहाँ पर ये जो लेंथ आएगी ये कितनी आएगी 4l आएगी, ठीक है, ये लेंथ 4 टाइम्स आ गई। चलिए अब यदि अपन इसका मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, तो ए के लिए यदि निकालते हैं तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइड बाय लेंथ। यदि हम यहाँ पर L लेते हैं तो सेकंड के लिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, मास डिवाइडेड बाय 4L लेना पड़ेगा, ठीक है, अभी तो ये इक्वल होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चलिए इसका क्वेश्चन था हमारे पास कि VA अपॉन VB हमें निकालना था दोनों के लिए। यदि पहली वाली स्ट्रेंथ की जो स्पीड कितनी VA मान लो और दूसरी वाली की स्पीड कितनी VB मान लो, तो आपको VA अपॉन VB निकालना। चलिए अपन ऑप्शन भी यहाँ रख लेते हैं 1/2, सेकेंड ऑप्शन रख लेते हैं 2/1, थर्ड ऑप्शन रख लेते हैं 1/√2 और फोर्थ ऑप्शन रख लेते हैं 2/√1, ठीक है। निकालना है अपने को, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, VA बराबर से होता है टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, और VB निकालेंगे तो क्या निकलेगा, टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो VA अपॉन यदि VB निकालते हैं तो क्या होगा, ये T से T कट जाएगा तो अपना निकलेगा म्यू B अपॉन म्यू A, ठीक है। VA अपॉन VB निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा यहाँ पर, है ना, VA अपॉन VB। अब जो म्यू B की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास म्यू B की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर ये सेकंड के लिए हम निकाल रखे थे, तो मास अपॉन 4L, और ये डिवाइड में जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर निकल जाएगा L अपॉन मास, तो ये M से M कट गया, L से L कट गया, तो आपके पास आ गया 1/√4 यानी 1/2। तो VA अपॉन VB बराबर से आ रहा है 1/2, यानी इसका ऑप्शन नंबर A सही है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको दिया गया है एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग यहाँ पर बंधी हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ से एक स्ट्रिंग बंधी हुई, ठीक है, काय से बंधी हुई है, एक पुली से बंधी हुई, यहाँ एक पुली हमने लगा दी है, ये जो पुली से ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, और इस पर मास जो लटका हुआ है वो 10 kg का मास लटका हुआ है, ठीक है, 10 kg का मास में लटका हुआ है। तो ये एक आपकी यहाँ पर पुली है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में हमने एक क्या किया, एक बम्प लगाए, ठीक है, बम्प लगाए, ये स्ट्रिंग की पोजीशन है O और ये पुली लगी है A पोजीशन पर। अब जैसे हमने इसमें बम्प या पल्स को प्रोड्यूस किए, अब ये पल्स जो है कितनी देर में O से A तक अपने को रीच करती है, पहुंचती है, अपने को ये पता लगाना है, ठीक है, O से A तक जाने में इसको कितना टाइम लगा।
ओ से ए तक की जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है आपको 10 मीटर दी गई है, ठीक है। और इसमें जो टेंशन है वो सभी जगह इक्वल मान है, ठीक है। ऑल पॉइंट्स पर जो टेंशन है वो इक्वल है, ठीक है, कांस्टेंट है, कोई बदल नहीं रहा। चलिए अब जो इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर ग्रेविटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ग्रेविटी दी गई है। तो आपको पता लगाना है टाइम का, पता लगाना है टाइम टू ओ टू ए, ठीक है, ये पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपन ये यहाँ पर टेंशन पता लगाते हैं। तो देखो ये इसमें मास नीचे लटका हुआ है, क्योंकि बंधा हुआ है तो गिर तो नहीं रही है, इसका मतलब है कि इसका टेंशन जो है ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर वेट कितना है इसका, W इजिकल टू फार्मूला होता है m/g, मास इसका 10 ग्राम है, इंटू एसेलरेशन, ग्रेविटी एसेलरेशन मतलब 10g है, ठीक है। तो इसका जो टेंशन होगा जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा, ठीक है, W और T तो बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि टेंशन हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, तो 10 इंटू 10 यानी आपको 100 न्यूटन जो है टेंशन दिया गया, ठीक है। अब आपको पता लगाना ओ से लेकर ए तक आने में कितना टाइम लगे पता लगाना है। तो सबसे पहले अपन मास पर यूनिट लेंथ पता कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो आप सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, मास कितना दिया गया है इसका, इसका मास यहाँ पर पहले फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, v इजिकल टू टी अपॉन अंडर रूट म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी गई है, इसमें यहाँ पर देखें क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, लेकिन मास कितना दिया गया है यहाँ पर, अच्छा लिखा नहीं मैंने, यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ दिया 10 ग्राम पर मीटर, ठीक है, 10 ग्राम पर मीटर, ये आपको इसका मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है। लेकिन अब 10 ग्राम 10 तो पर यूनिट यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, तो इसको अपने को 10 किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करें, डिवाइड बाय 1000 कर दें, ठीक है। अब निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन आपकी कितनी दी गई है 100, और मास पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ कितना दिया गया है 10 अपॉन 1000। तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 10,000, और 10,000 यानी इसको अंडर से बाहर निकालेंगे तो 100 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलिए अब 100 मीटर पर सेकेंड आपको कितने मीटर चलना है, 10 मीटर चलना है ना। तो टाइम निकालना आपको, तो टाइम इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस है 10 मीटर और स्पीड है आपकी 100 मीटर। तो एक जीरो से एक जीरो यानी 0.1 सेकेंड, यानी ए 0.1 सेकेंड में ये ओ से ए तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये फ्रेंड्स ये हमारा नंबर का सवाल है। चलिए फ्रेंड्स एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ दी गई है 1 मीटर, जिसकी लेंथ दी गई 1 मीटर, और इसमें एक वेट लटका हुआ है 10 kg का, 10 kg का इसमें वेट लटका हुआ है, ठीक है, और लेंथ दी गई है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है 10 ग्राम पर मीटर, ठीक है। तो एक पॉइंट ओ से एक पल्स को ए तक आने में कितना टाइम लगेगा हमें ये पता लगाना है, ठीक है। टाइम पल्स टू रीच ओ टू ए, ठीक है, ओ से ए तक आने में कितना टाइम लगता है। चलिए तो देखें, तो इसका वेट है 10 kg, मतलब नीचे की ओर जो वेट लग रहा होगा वो कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास है 10 इंटू जी, ठीक है, तो ऊपर की ओर टेंशन भी इतनी लग रहा होगा, ठीक है, मतलब टेंशन तो आ गई इसकी 10 इंटू जी, और अपन एज्यूम कर लेंगे तो जी कितना 10 मान लो, मतलब 100 न्यूटन, ठीक है। चलिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टेंशन अपॉन
मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब V इज इक्वल टू, यहाँ पर टेंशन है 100 और मास पर यूनिट लेंथ कितना है 10, लेकिन ये ग्राम में दिया तो किलोग्राम में बदलने के लिए डिवाइड बाय 1000 आ गया, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया 100 इंटू 100, और वेलोसिटी निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें टाइम पता लगाना है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1 मीटर, स्पीड इसकी 100, तो आगे 0.01 सेकेंड, ठीक है। मतलब 0.1 सेकेंड में ये ओ से ए तक पहुंच जाएंगे। एक बात ध्यान देना कि हमने यहाँ पर जो टेंशन को कांस्टेंट माने, जो टेंशन है वो है एक्चुअल में कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट हम मान रहे हैं कि देखो कि ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर टेंशन कांस्टेंट होगी। देखो एक्चुअल में यहाँ पर देखो ये बीच वाले, ये वाला जो है ये इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग पर टेंशन है, लेकिन जब हम ओ पॉइंट पर हम देखेंगे तो ओ पॉइंट पर जो टेंशन होगी इस वेट की वजह से भी होगी और स्ट्रिंग की वजह से भी होगी। मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग भी वेट रखता है, लेकिन चूंकि स्ट्रिंग की लेंथ कम है और इसका मास कम है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, सपोज करो कि यहाँ पर जो टेंशन हो सकती है मास, यानी इसका मास कितना है 10, और मान लो स्ट्रिंग का जो मास है, स्ट्रिंग का 1 मीटर है, तो 1 मीटर का मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1000 इंटू जी, ठीक है, इंटू जी। मतलब यदि हम डिवाइड करें तो यहाँ पर 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई जी है, तो यहाँ पर 10 प्लस 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई जी, जी यानी 10, तो ये कितना जाएगा 100 प्लस यहाँ पर 10 से 100 कट जाएगा तो 0.1, यानी आंसर कितना आएगा 100.1 तो उतना माइनर चेंज आ रहा है, इसलिए हमने उसको टेंशन को कांस्टेंट मान लिया, 100 की जगह 100.1 आ रहा है। लेकिन सपोज करो यहाँ पर 10 किलोग्राम दिया होता, तो 10 किलोग्राम होता तो क्या होता, फिर यहाँ पर तो वैल्यू ज़्यादा निकलती। 10 किलोग्राम यदि दिया होता तो टेंशन यहाँ पर क्या निकलती, 10 प्लस यहाँ पर 10 किलोग्राम है ना, तो यहाँ पर 10 किलोग्राम दिया होता सपोज करो, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं किलोग्राम दिया रहता तो हमें मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कितना आता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर 10 और 10 20 इंटू जी, यानी यहाँ पर कितना आता है 200 न्यूटन आता है, ठीक है। तब टेंशन अलग आती है यहाँ पर, ठीक है, तब टेंशन यहाँ पर वेरिएशन अलग अलग होता है, लेकिन चूंकि बहुत मास कम था इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर आंसर कितना हम कंसीडर कर लेते हैं 0.01 सेकेंड, ठीक है। इतना ही हम 1/2 जाएगा, फिर 1/2 में प्लस 1 ऐड होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √x, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से L तक, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि प्लस हाफ का डिवाइड होगा तब। ये तो आ गया, और इस तरफ क्या चल रहा है अपना √g, और dt का कितना इंटीग्रेशन होगा, t होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले, मैं इसका मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √L आ जाएगा बाय 2 आ जाएगा इक्वल टू t आ जाएगा, ठीक है। और साथ में √g भी आएगा ना, तो √g ये आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 1/2 √L/g, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। 1/2 √L/g। अच्छा, इसके अलावा आप इसको बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के भी कर सकते थे, एक और तरीका था, चलो मैं इसको करके बताता हूँ। देखिए आपके पास जो वेलोसिटी आई, ठीक है, वेलोसिटी कितनी आई थी आपकी वेलोसिटी आई √x × g, ठीक है, ये आ गई आपकी वेलोसिटी।
अब एक फॉर्मूला आप जानते हो एसेलरेशन का, एसेलरेशन बराबर से होता है dv अपॉन dx, सॉरी dv अपॉन dt, ठीक। अच्छा, ये जो dv है, इस v को अपन डिफ्रेंशिएशन यदि करें x के रिस्पेक्ट में तो dv अपॉन dx निकल आएगा, तो क्या होगा अंडर रूट g जैसे कि वैसा रहेगा, अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 सामने आ जाएगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और -1/2 आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट g अपॉन x आ जाएगा dv अपॉन dx के बराबर। अच्छा, एक्सेलरेशन को हम dv अपॉन यहाँ पर dx और यहाँ पर dx अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि dx का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। dx अपॉन dt को हम लोग v लिख सकते हैं, dv अपॉन dx लिख सकते हैं v। dv अपॉन dx की वैल्यू आपने कितनी लिया है 1/2 अंडर रूट g अपॉन x इंटू a आ गया आपका, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, एक फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है s बराबर से ut प्लस हाफ at², ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है आपकी l है, इनिशियल आपकी स्पीड कितनी थी इसकी 0 थी, 1/2 था, एक्सेलरेशन कितना आया इसका v डिवाइड बाय 2 अंडर रूट g अपॉन, यहाँ पर g अपॉन x मान ले, यहाँ पर x यानी कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं अपन, यहाँ पर g अपॉन x आ गया, l बराबर से 1/2 इंटू 2, ठीक है। v की वैल्यू कितनी थी आपके पास अंडर रूट x इंटू अंडर रूट g, और ये क्या है आपकी अंडर रूट g अपॉन x, x से रूट x कट गया तो l बराबर से आपका आ गया g अपॉन यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, g अपॉन 4, एक चीज़ अपन भूल गए फ्रेंड्स, यहाँ पर t² लगाना था, ठीक है, t², तो यहाँ पर भी आ गया t²। अब यहाँ पर 4l डिवाइड बाय g और t², तो t² यदि हम सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट l अपॉन g। जस्ट मिनट फ्रेंड्स, मैच इसलिए नहीं कर रहा, जो लास्ट वाली स्लाइड में अपन ने एक मिस्टेक ये कर दिए थे, यहाँ पर 1/2 का डिवाइड होना था, ठीक है, 1/2 का डिवाइड यदि होता तो ये जो वैल्यू थी 1/2 ना होकर क्या हो जाती 2 हो जाती, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आता, यानी यहाँ पर डिवाइड बाय 2 ना होकर कितना आता 2 आता, तो यहाँ पर आंसर में सॉरी 2, यानी टाइमिंग यहाँ आती 2 अंडर रूट l अपॉन g, ठीक है, ये आती करेक्ट वाली, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू मिली 2 अंडर रूट l अपॉन g। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, एक स्ट्रिंग या रोप मान लो आप, ठीक है, उसकी लेंथ दी गई 20 मीटर, ठीक है, और बोला गया है कि A से लेकर O तक जाने में इसका कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अभी अभी अपन ने लिखे t बराबर से 2 अंडर रूट क्या लिखे थे l अपॉन g, ठीक है। तो t इजिकल टू यहाँ पर 2l कितना दिया हुआ है आपको 20 और g का मान आप 10 मान लो, 2 से 2 0 0 कट गया, t इजिकल टू कितना आ गया 2√2 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। जो मेरे चैनल्स में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे आप कमेंट में लिख कर भेजें, उसका जल्दी से जल्दी मैं सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।